आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। उत्तराखंड में अभी तक 22,000 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें अगले 24 घंटे में निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि फंसे हुए लोग कहां कहां हैं, किन किन हाल में हैं। बद्रीनाथ, केदार घाटी, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, ये ऐसे इलाके हैं जहां हजारों की तादाद में लोग अभी तक फंसे हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर उत्तराखंड में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। गुप्तकाशी, जो कि गौरीकुंड के नीचे है, वहां 8 दिन के बाद भी लोगों तक राहत नहीं पहुंची है। इंडिया न्यूज के संवाददाता रवि शर्मा और मनोज वर्मा इस दुर्गम घाटी में मौजूद हैं। इन दोनों ने ही जो वहां पर राहत का काम चल रहा है उसका रियलिटी टेस्ट किया। मानसून यहाँ आने की डेट जो है वो करीब करीब यही है। अगर मौसम बिगड़ता है तो इसको लेकर कितनी चिंता है राहत कर्मियों में, इससे किस तरह की मुश्किलें सामने आएंगी? ये मौसम विभाग से भी पूर्वानुमान था कि 23 तारीख से आज से जो है तेज बारिश, कुछ कुछ जगहों पे बारिश और यहाँ पे तेज बारिश का अनुमान है। तो इसलिए हम लोग होप कर रहे हैं कि आज जैसे ही मौसम खुले हम लोग इनको ले आए। यहाँ पे जितने लोग हमारे वेरियस रिलीफ कैंप्स में थे और यहाँ गुप्तकाशी में थे, इनको हम लोग सुबह से हमने 6 बजे से सबको यहाँ से टेहरी की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। और आज सुबह से भी लगभग करीब 700-800 लोग हमने यहाँ से ऋषिकेश के लिए भेज दिए हैं। तो सर यहाँ पर बताया जा रहा है पेट्रोल की भी समस्या आ रही है, पेट्रोल डीजल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए सर क्या किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर अभी डीजल पेट्रोल की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कल शाम को भी हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट है, रिफ्यूलिंग है, वो हो गई है। जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर हम उनको निःशुल्क पेट्रोल भरवा के, डीजल भरवा के दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे जनरेटर सेट्स हमने चला के रखे हुए हैं, तो इस तरह से कोई फ्यूल की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर क्या ये बात सही है कि यहाँ पे जो नेटवर्क है, जो मोबाइल टावर नेटवर्क के टावर जो हैं, वो सब डीजल से चलते हैं, जनसेट से चलते हैं, और अभी क्योंकि इनको डीजल सप्लाई नहीं हो रहा है, इस वजह से एक केओस की स्थिति है? तो ये हमारे पास अभी तक कोई ऐसे नेटवर्क कंपनी ने हमारे पास अप्रोच नहीं किया है। अगर किसी को तेल की जरूरत है तो हम तेल उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इस तरह से हमारे पास कोई अभी तक कोई नेटवर्क कंपनी वाला है ना कोई आया है। बट यस, आज क्योंकि मौसम भी खराब है, इस वजह से हो सकता है उस वजह से भी नेटवर्क में प्रॉब्लम रहे। कल तक नेटवर्क चल रहे थे, आज सुबह से थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। सर जो बैंक और एटीएम्स हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि जनसेट उनके पास नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पर 15 तारीख से बाधित है। इसको लेकर क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? यहाँ पर अगर कोई हमारे पास इस तरह से अप्रोच करता है तो तेल हमारे पास पर्याप्त है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, ड्राइवर्स हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, उनको हम तेल उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो प्रशासन का तो कहना मनोज के हालात एकदम ठीक है, सब सामान्य है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, अभी देख सकते हैं इस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। गाड़ियां यहाँ पर दूर दूर तक पूरी दिखाना चाहेंगे आपको, लंबी कतार लगी हुई है और लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि जो लोग वहां पर बचे हुए हैं रवि, वो कितने दिन में वापस आ पाते हैं। लेकिन हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि क्या जो नोडल ऑफिसर साहब हैं वो सही कह रहे थे, यहाँ पर डीजल की पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है तो सब कुछ चलना चाहिए था, यहाँ पर सारे जनसेट चलने चाहिए थे। और आपको दिखा दूं मैं, एक जनसेट मेरे पीछे है, बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, एक उसके ठीक उधर बंद पड़ा है। और अब मैं और मनोज आपको लेकर चलेंगे एक लॉ के पेट्रोल पंप पर इस पूरे इलाके के, और बताएंगे आपको कि क्या सब कुछ वाकई सही है, क्या पेट्रोल है। जी बिल्कुल रवि, अब आगे चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और देखते हैं कि क्या सच में वहाँ पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि दिक्कत हमें भी थी, हमारी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था जाहिर तौर पर। मेरे सहयोगी रवि शर्मा ने आपको बताया कि कैसे इस पूरे इलाके में कोई भी एटीएम काम नहीं कर रहा है। इस इलाके में 2 एटीएम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेशन किस तरीके से खराब है, इसके लिए जानते हैं। यहाँ पर ये एक दुकानदार है। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा अरविंद। देखिए अरविंद जी, आप मोबाइल की शॉप चलाते हैं? जी। तो यहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन का गैप बना हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? सर कम्युनिकेशन में सबसे पहले दिक्कत तो लाइट का है। यहाँ पर विगत 1 वीक हो गया है, 16 तारीख से यहाँ पर लाइट इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से फेल है। जो थोड़ा बहुत जनरेटर था लोकल आदमी के पास, उनके पास डीजल खत्म होने से वो भी नहीं चल पा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मेन चीज जो है, मेन जो पुल से आवाज आने जाने का जो साधन था, नेटवर्क के बारे में बताइए कि क्या यहाँ पर नेटवर्क काम कर रहा है? कोई भी यहाँ पर नेटवर्क, थोड़ा बहुत जो नेटवर्क काम कर रुक के आ रहा है, कहीं दूर से पकड़ रहा है, लेकिन मेन जो नेटवर्क है वो नहीं पकड़ पा रहा है। बीएसएनएल कहीं रुक के आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही, इसलिए सभी टावर डाउन पड़ गए हैं। मोबाइल सेट की ये व्यवस्था की बैटरी सब डाउन पड़ गई है। मेन चीज सर लाइट का सर जी। तो इससे कितनी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? लोग अपने घरों पर बात नहीं कर पा रहे हैं, लोग कहीं भी बात नहीं कर पा रहे सर। मतलब दुनिया से अलग पड़ गया सर ये चीज, ये पूरा दुनिया से अलग पड़ गया। मेन चीज कम्युनिकेशन से करूँ मैं सर। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन गैप है, कोई किसी से भी बात नहीं कर पा रहा है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहां से जो लौट रहे हैं अपने घर पर फोन नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं।
किसी भी आपदा के क्षण में सबसे जरूरी होता है पैसा, क्योंकि जो लोग बचकर आए हैं फंसे हुए थे लंबे समय से, अब उनको पैसे की जरूरत है। और यहाँ पर सिर्फ बता दूं आपको, पूरे इलाके में 2 एटीएम है और दोनों एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर आकर कि इस एटीएम में कुछ भी लाइट नहीं है, और इसकी वजह है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, पूरी तरह से ये बंद पड़ा है और दोनों एटीएम का यही हाल है। यानी कुल मिलाकर इस 100 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से आप 10 रुपए भी एटीएम से निकाल सके अपने इस्तेमाल के लिए। मगर ऐसा है क्यों? इस बैंक के मैनेजर से हम बात करते हैं और ये हमको बताएंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं यहाँ पे शाखा प्रबंधक हूँ। सर, ये बताएं हमको कि एटीएम काम क्यों नहीं कर रहा? तो यहाँ पे 15 तारीख सुबह से बारिश स्टार्ट हुई थी, तब से लाइट नहीं है। तो 8 दिन हो गए, 8 दिन से कोई लाइट नहीं है। हमने जब 2 दिन जब बारिश चलती रही तो हमने कुछ डीजल स्टोर किया था, उससे हम अपने 6 दिन तक अपनी ब्रांच को ठीक ठीक चलाते रहे। लेकिन अब डीजल पेट्रोल सब खत्म हो गया है, यहाँ पे एरिया में नहीं मिल रहा है डीजल पेट्रोल। क्या इससे उन लोगों को आप परेशानी हो रही होगी जो बच कर आए हैं वहां से, या जो फंसे हुए हैं अभी भी इस जगह में? बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कैंप में जो लोग जो रुके हुए हैं कैंप में, हम वहाँ पे अनाउंस करा के अपने जो भी हमें डीजल पेट्रोल उपलब्ध हो पाता है, जनरेटर चला के दिन में 2 घंटे 3 घंटे एटीएम चलाते हैं, ताकि लोगों को कैसी कोई दिक्कत न हो। यानी कोशिश हर स्तर पर की जा रही है, मगर एक बड़ा और कड़वा सच ये है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में बिजली की सप्लाई नहीं है। जनसेट चलाने के लिए डीजल की जरूरत होती है, डीजल भी यहाँ पर सप्लाई नहीं किया जा रहा है। और अब मेरे सहयोगी आपको मनोज वर्मा बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा इलाका कम्युनिकेशन से कटा हुआ है, कोई किसी से फोन पर बात नहीं कर पा रहा है इस पूरे इलाके में। क्यों? मनोज वर्मा बताएंगे। रवि शर्मा ने इसके अलावा और क्या कुछ अव्यवस्थाएं वहां पर देखी, उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आपदा वाले दिन से लेकर अब तक क्या कुछ वहां पर हुआ है, एक पूरा घटनाक्रम। उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर मुसीबत बढ़ा दी। बारिश और खराब मौसम की वजह से सेना के राहत और बचाव के काम में बहुत परेशानियां आ रही हैं। लोगों की जान बचाने में जुटे हेलीकॉप्टर काफी देर तक यहां उड़ान नहीं भर पाए। बचाव और राहत कार्य में अब मौसम बहुत बड़ी बाधा है, और आज ही वक्त था, मौसम विभाग ने बताया था कि आज एक पूरा दिन है जब लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों को जो फंसे हुए लोग उन्हें निकाल कर लाया जा सकता है। लेकिन मौसम की खराबी के बाद अब ये वक्त भी हाथ से निकलता चला जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 70,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन 22,000 लोग अभी भी फंसे हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, केदार घाटी के साथ साथ देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में कुछ जगह हल्की तो कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जो मॉडल जिस तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं उसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जो बेल्ट दिख रही है, उसके ऊपर वाले रीजन, इवन पिथौरागढ़ का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें मॉडरेट रेन ही अभी इंडिकेट कर रहे हैं मॉडल्स। बीच के आगे पिथौरागढ़ का नीचे वाला इलाका, लोहाघाट का कुछ एरिया, कुछ बागेश्वर और ये नैनीताल और उसके बाद देहरादून, इस वो जो बेल्ट है उसमें थोड़ा हल्द्वानी का पोर्शन भी आ सकता है, थोड़ा सा आपका लैंसडाउन, इस वाली बेल्ट में आपको जो है हैवी की इंडिकेशंस मिल रही हैं। अभी तक केदारनाथ मंदिर परिसर से 123 शव मिले हैं। इससे आधिकारिक मृतक संख्या बढ़कर 680 हो गई है। 83 शवों की अब तक पहचान कर ली गई है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि मरने वालों की तादाद 1000 तक पहुंच सकती है। मृतकों की संख्या निश्चित तौर पे 550 से बहुत ज्यादा है, 1000 के आसपास भी हो सकती, जो आज तक आंकड़े आ रहे हैं। जब तक केदारनाथ में जो मलबा है, स्लश है, उसकी सफाई नहीं हो जाती, या जब तक जो नदियों में बह गए वो सरफेस पे नहीं आ जाते, तब तक सही आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। चारों तरफ तबाही के बाद लोग परेशान हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में फंसे हैं। मौसम ज्यादा खराब हो इससे पहले ही सभी को बचा लेने की चुनौती सामने है, लेकिन राहत का काम और मौसम का मिजाज देखकर लोगों का दिल बैठा जा रहा है। शीतल राजपूत और मीरा रावत के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, सहस्त्रधारा, देहरादून, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में देश के दूसरे हिस्सों से गए लोग तो फंसे हुए हैं। बादल फटने और भारी बारिश से वहां के स्थानीय लोगों में भी काफी दहशत है। लोगों का आरोप है कि बर्बादी के 8 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई उनकी सुध लेने तक नहीं आया।
परिवार हमारे साथ मौजूद है जो 6 दिन तक केदारनाथ में फंसा रहा। 6 दिन तक वो वहीं पर रहे और उनको कुछ खाने को नहीं मिला। इसके अलावा जो तबाही हुई थी वो उन्होंने अपनी आंखों से देखी। इस परिवार से बात करते हैं। अब अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम है प्रमोद भाई शाह। मैं विले पार्ले बॉम्बे से आया हूँ। गवर्नमेंट में मैं मैनेजर था, रिटायर हो गया। हम लोग 8 लोग थे और मेरे साथ कम से कम 1000 लोग हुए। जंगल चट्टी नाम का एरिया है जहाँ हम लोग फंस गए थे। एक तरफ जो है खाई थी और दूसरी तरफ बहुत बड़ा झरना था, तो ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था। खाई से तो जा ही नहीं सकते थे। तो वो हालत में हम लोग। बताइए आप कब आए थे, पूरी कहानी बताइए। आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या हुआ? 15 तारीख को जो है हम लोग वहाँ से निकले केदारनाथ से नीचे आने के लिए। तब हमें जंगल चट्टी लगा, तो वहाँ मालूम पड़ा कि बारिश बहुत हो रही है, लैंडस्केप हो रहा है, आगे जाना डिफिकल्ट है। तो हम रात भर वहीं रुके। तो वहाँ रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। रात भर पूरे फैमिली के साथ करीबन 1000 लोग खड़े रहे। रात भर बारिश होती रही। रात भर आवाज अलग अलग लैंडस्केप के होते हुए, जैसे आवाज आता था सब लोग डर के एक दूसरे को चिपक जाते थे कि क्या हो रहा है, क्या। कुछ रात को दिखाई नहीं देता था, अलग अलग आवाज आती थी और रात भर बारिश होती रही। लोग भीगते रहे। इस हालत में हमने करीबन 5 दिन गुजारे। 5 दिन के बाद जो है तो हेलीकॉप्टर, तो पहला हेलीकॉप्टर आया और उसे फुल पैकेज ड्रॉप किए। लेकिन जो ड्रॉप किए 50% फुल पैकेज जो है खाई में गिर गए। वो खाई में 2000 फीट की खाई है, वहां से फुल पैकेज कैसे आ सकता है। और जो कुछ फुल पैकेज है उसके अंदर जो बॉटल्स थी कोल्ड ड्रिंक्स की, वो सब टूट गई थी। तबाही का जो मंजर आपने अपनी आंखों से देखा उसके बारे में बताइए। क्या क्या हुआ, क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ हमने देखा कि बहुत से जो लोग झरना क्रॉस करने के चक्कर में मर गए। हाँ, वो चंदन सुनाम चंदन नहीं, वो पुलिस इंस्पेक्टर था। वो खुद पुलिस चौकी बंद करके भाग गया। हमने उसको पकड़ा। हमने कहा अरे भैया तुम कुछ तो हेल्प करो। बोले मुझे मेरी जान की पड़ी है, आप यहाँ से निकलो। ये जगह जंगल चट्टी बहुत डेंजरस है, रात भर यहाँ स्लाइडिंग होती रही। हमने कहा कहाँ जाए, आपको गाइडेंस हो तो कि इस एरिया का हमको कुछ मालूम नहीं। और नहीं, और 1 किलोमीटर नीचे चले जाओ, लेकिन यहाँ मत रुको, यहाँ बहुत डेंजरस है। उसने पुलिस चौकी में जो लोग उस रात को रहे, हर एक के पास से 50-50 रुपए लिया, 100 रुपए लिया और वहाँ खड़े रहने दिया। और सुबह वो खुद चला गया। कुछ हेल्प नहीं है, कुछ गाइडेंस नहीं है उस एरिया के बारे में। और जो छोटी छोटी शांतिस थी उसके अंदर लोग खड़े हुए, करीबन 2000 लोग रात भर बारिश में भीगते रहे। जैसा कि ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5 दिन तक ये वहीं पर रहे और इन्होंने बड़ी मुश्किलों से समय काटा। अब अपना नाम बता दीजिए। सुमति। क्या देखा आपने, क्या देखा और क्या हुआ वहाँ पर? वो उसने देखा, वही मैंने देखा। डर लग रहा था बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उधर बहुत डर था, हम लोग सो नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं सकते। उसने देखा, वही मैंने देखा। डर लग रहा था बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उधर बहुत डर था, हम लोग सो नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। खाना नहीं मिलता था, सबकी तबीयत बिगड़ गई थी, कुछ कर नहीं सकते थे। उधर तूफान बहुत था। यहाँ वापस कैसे लौटे? हम लोग हेलीकॉप्टर से आए नीचे, हेलीकॉप्टर से नीचे आए। गवर्नमेंट ने एयरलिफ्ट किया। कितनी दिक्कत और परेशानी रही? बहुत परेशानी तो रही, सोच नहीं सकते इतनी परेशानी हो गई हमको। तो जैसा कि पूरा परिवार बता रहा है कि तबाही का मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी हुई। प्रशासन से सख्त नाराज हैं कि प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाए। अगर समय पर सही कदम उठाए होते तो शायद सब लोग बच भी जाते और जितने लोगों की मौत हुई है उनमें से कम लोगों की मौत होती। इस वक्त मैं खड़ा हूं गुप्तकाशी के हेलीपैड पर। इस इलाके का सबसे बड़ा हेलीपैड है। यहाँ पर एक साथ करीब 4 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में फिलहाल ऑपरेशन रोका गया है और इस ऑपरेशन को रोकने की वजह है सामने पहाड़ों पर छाए बादल, जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और घने होते जाएंगे। विजिबिलिटी कुछ जगहों पर तो 0 विजिबिलिटी है। इसकी वजह से रोका गया है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को। ये ऑपरेशन 3 जगह से चल रहा था। एक तो ये बेस जहां से खड़े होकर हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, इसके अलावा गोचर से और देहरादून के जॉली ग्रांट से। हमें पता चला है कि गोचर में बारिश हो रही है और वहां से काफी मुश्किलें आ रही हैं, लिहाजा वहां से भी ऑपरेशन को रोका गया है और जॉली ग्रांट से भी ऑपरेशन रोका गया है। यानी कहीं से भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है रेस्क्यू का। और
पहाड़ों पर इस वक्त जो है विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं, चॉपर क्रैश हो सकते हैं। लिहाजा फिलहाल इसको रोका गया है और इंतजार किया जा रहा है कि बादल कुछ छटे, कुछ साफ हों। जैसे यहां पर जहां हम खड़े हैं गुप्त काशी में बादल अब छटने लगे हैं। आप देख सकते हैं यहां धूप निकली हुई है, लेकिन कुछ दूर आप देखेंगे तो आपको धुंध दिखाई देगी और बहुत कम विजिबिलिटी है। जैसे पहाड़ों की अगर हम चोटियों की तरफ जाएं तो उन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। बादल चोटियों से नीचे उतरे हुए हैं और बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी कुछ इलाकों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है, लेकिन जो लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल यहाँ पर गहमा-गहमी वैसी नहीं है जैसी आमतौर पर हुआ करती थी, लेकिन सभी लोग मुस्तैद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ऑपरेशन फिर से शुरू हो, ये लोग फिर से राहत कार्य में लग सके, फिर से कुछ लोगों की जिंदगियां बचा सके। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रुख करेंगे देहरादून का। हमारे संवाददाता मिथिलेश वहां मौजूद हैं, उनसे जानेंगे